मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और ये हो गया ओरिजिन। ये दो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है b, और यह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये सेकेंड वाला वेक्टर जो है इसका भी मैग्नीट्यूड b है, और यह भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस दोनों वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, फाइंड रिजल्टेंट। तो यहां पर इस दोनों वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो एक तरीका है बाय फॉर्मूला। आप जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर ये वाला वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकेंड वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b और सेकेंड वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है b, और दोनों वेक्टर चूंकि टेल पोजीशन में है तो इनके बीच का टोटल एंगल है थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा। ये वाला एंगल होगा टोटल एंगल। तो इसका रिजल्टेंट हम फॉर्मूला से निकालें तो √b² + b², क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड b है, प्लस 2bb cos, और एंगल कितना है 2 थीटा। तो b² + b² हो गया 2b² प्लस 2b² cos 2 थीटा। 2b² कॉमन ले लीजिए, 1 + cos 2 थीटा, 2b²। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में 2 cos² थीटा। तो ये 2 × 2 हो गया 4b² cos² थीटा, और इसको स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2b cos थीटा। तो ये तो हो गया आपका रिजल्टेंट का वैल्यू। तो ये हो गया फॉर्मूला से। अब हम इसको कंपोनेंट मेथड से बनाएंगे। मान लीजिए दो वेक्टर है a और b। वेक्टर a का x कंपोनेंट है 2 और y कंपोनेंट है 3। तो इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वेक्टर a को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2y + 3j, और वेक्टर b का कंपोनेंट फॉर्म है 2y - 3j, जहां ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। अब इस दोनों वेक्टर को मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। लिखने के बाद इस दोनों को ऐड करके क्या निकालना, रिजल्टेंट। तो जब आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो क्या वेक्टर मिलेगा r, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। इधर x कंपोनेंट में x कंपोनेंट सीधा ऐड होगा तो 2 + 2 कितना हो गया 4i, और इधर +3j और -3j ये कैंसिल हो गया। y कंपोनेंट इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। +3j ऊपर की तरफ होगा और -3j नीचे की तरफ होगा। +3j का डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग होगा, -3j का डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये जो दोनों वेक्टर है 3j और -3j, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू कितना मिल गया 4i। अगर इस रिजल्टेंट का मॉड निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो कितना आ जाएगा 4i⁻, यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि i⁻ यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहां पर देखिए डायग्राम में ये फर्स्ट वेक्टर है, इस फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b और ये x एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो इसका जो दो कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा और ये x कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट का लेंथ होगा b cos थीटा और y कंपोनेंट का लेंथ होगा b sin थीटा। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, x कंपोनेंट भी पॉजिटिव x के अलोंग है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव y के अलोंग है। तो इसको लिखेंगे b cos थीटा i + b sin थीटा j। लेकिन दूसरा वाला जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट तो b cos थीटा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू है b और ये x एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो ये x कंपोनेंट b cos थीटा। y कंपोनेंट हो जाएगा -b sin थीटा j, क्योंकि ये नीचे है नेगेटिव y एक्सिस में। ठीक है, तो हम दोनों वेक्टर को पहले कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या हो गया b cos थीटा i + b sin थीटा j, और सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या हो गया b cos थीटा i - b sin थीटा j। तो यहां पर देख रहे हैं कि y कंपोनेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। b sin थीटा j - b sin थीटा j कैंसिल।
तो यहाँ पर x कंपोनेंट ऐड हो गया, तो b cos थीटा प्लस b cos थीटा 2b cos थीटा आई कैप, ये आ गया फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर। कौन सा वेक्टर मिल गया? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड r बराबर क्या हो जाएगा? 2b cos थीटा आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2b cos थीटा, क्योंकि आई कैप तो यूनिट वेक्टर है। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर होगा? आई कैप के अलोंग, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर देखिए, ये जो फर्स्ट वेक्टर है फर्स्ट, और ये कौन सा वेक्टर है? सेकेंड। तो फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट और सेकेंड वेक्टर का y कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो y कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो केवल दोनों का x कंपोनेंट ऐड होगा। तो इसका x कंपोनेंट है b cos थीटा, इसका भी x कंपोनेंट है b cos थीटा, तो दोनों b cos थीटा तो एक ही डायरेक्शन में है, तो सीधा ऐड होके कितना हो गया? यहां से यहां तक 2b cos थीटा, यही हो गया रिजल्टेंट 2b cos थीटा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया? x के अलोंग। ठीक है, तो ये तरीका था कंपोनेंट मेथड। मान लीजिए एक सर्कुलर वायर है, ये एक वृत्ताकार तार है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो लाइन है, यह लाइन इस सर्कुलर वायर के सेंटर से पास हो रहा है, और ये लाइन इस वायर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। यह जो वायर है यह हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जबकि ये लाइन जो है वर्टिकल, ऐसे ये वर्टिकल लाइन है, मतलब इसके प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर। इस वृत्ताकार तार के तल पर लंबवत है ये, और केंद्र से गुजर रहा है। दिस लाइन passes through center of this circular wire and it is perpendicular to the plane of this circular wire। इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस, हिंदी में कहेंगे अक्ष। तो अगर किसी सर्कुलर वायर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड होगा। जैसे ये एक्सियल लाइन है, ये कौन सा लाइन है? एक्सिस है, यानी एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। जैसे ये एक्सियल पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पर फील्ड हमेशा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ये सेंटर भी तो एक्सियल पॉइंट है, यहां पर भी फील्ड ऊपर हो जाएगा। यहां पर अगर पॉइंट ले तो यहां पर भी फील्ड किधर होगा? ऊपर की ओर। ये भी सर्कुलर वायर है, आप देखिए, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। इस वायर में जो करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके किसी भी एक्सियल पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। ये एक्सियल लाइन है, यहां पर एक्सियल पॉइंट लेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस वायर के कारण वो किधर होगा? डाउनवर्ड। यहां पर भी किधर होगा? डाउनवर्ड। सेंटर पर भी किधर होगा? डाउनवर्ड। नीचे के किसी एक्सियल पॉइंट पर किधर होगा? डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड फील्ड होगा। अच्छा, बायो-सैवर्ट लॉ मैंने पढ़ाया था। बायो-सैवर्ट लॉ में मैंने बताया था कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट है आइडियल। आइडियल क्या है? छोटा सा करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि ये एक छोटा सा तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन फील्ड तो बनेगा। यह एक पॉइंट है P। इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम dB कहेंगे। dB का मतलब वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आइडियल। अब मान लीजिए इस पॉइंट P का करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R है, और पोजीशन वेक्टर R और आइडियल के बीच का एंगल थीटा है। तो बायो-सैवर्ट लॉ से dB का फॉर्मूला क्या मिला था? μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था dB का, μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जहां थीटा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर आइडियल और पोजीशन वेक्टर R। यानी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कितना है? R, और ये आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। इस dB का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो आइडियल क्रॉस R के अलोंग, आइडियल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, इस दोनों का क्रॉस जिधर जाएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा।
तो यहाँ पर देखो आइडियल इधर है और आर इधर है, जब हम क्रॉस करेंगे तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। आइडियल से आर की तरफ जब उंगली घुमाइएगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। क्रॉस फील्ड ऐसे दिखाएंगे। एक चीज और जानिए कि ये आइडियल क्रॉस आर वेक्टर जो होगा वो आइडियल पर भी परपेंडिकुलर होगा, आर पर भी परपेंडिकुलर होगा। यानी आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा आइडियल क्रॉस आर। तो ये आइडियल और आर ये दोनों वेक्टर पेपर के प्लेन में है। यहां पर जो भी मैंने डायग्राम बनाया है पेपर के प्लेन में, ये आइडियल वेक्टर कहां पर खींचा है मैंने, पेपर पे। आर वेक्टर भी पेपर पे, तो दोनों वेक्टर पेपर के प्लेन में है। तो आइडियल क्रॉस आर जो होगा ये इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा और उसका वैल्यू ये होगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप है। ये आप देख रहे हैं सर्कुलर करंट लूप है, इसमें करंट आई फ्लो रहा है और ये एक्सियल लाइन है। ठीक है, इस लूप का ये एक्सिस है और ये जो एक्सिस है जिसको हिंदी में अक्ष कहते हैं या इसको एक्सियल लाइन भी कहते हैं, इसको मैंने किधर लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग। और ये जो सर्कुलर करंट लूप है इसको मैंने वाई जेड प्लेन में रखा है। वाई जेड प्लेन समझते होंगे, 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वाई जेड प्लेन बिल्कुल ऐसे होता है, वर्टिकल इस तरह से खड़ा। ये पेपर का प्लेन है, पेपर के प्लेन पर इस तरह से वर्टिकल प्लेन होता है वाई जेड। तो ये जो सर्कुलर लूप है इस सर्कुलर लूप को मैंने वाई जेड प्लेन में ऐसे वर्टिकल करके रखा हुआ है। जैसे मैंने अभी हाथ को दिखाया ऐसे एकदम वर्टिकल, यस वैसे ही ये सर्कुलर लूप रखा हुआ है। अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो इस तरह से करिए। कुछ इस तरह से। यहां पर देखिए हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये आपका सर्कुलर लूप है। ये तो डिस्क के जैसा है पर मान के चलिए ये सर्कुलर लूप है और ये एक्सियल लाइन है, ये वाला जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ये जो लूप है ये बिल्कुल वाई जेड प्लेन में है, वर्टिकल। ये पोर्शन आगे है और ये वाला पोर्शन बिल्कुल पीछे जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, फ्रंट। फ्रंट का मतलब आगे वाला पोर्शन है, अब बैक, बैक का मतलब पीछे वाला पोर्शन। तो ये वाला जो तार है ये बैक पोर्शन में गया है, इसको डॉटेड से दिखाया गया है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपकी तरफ है यानी आगे की ओर। और मान लीजिए इधर से अगर आप देखिएगा, अगर आप इस सर्कुलर वायर को, इस सर्कुलर लूप को इधर से देखिएगा तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। करंट कैसा फ्लो होता हुआ नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा यानी बाहर की ओर। P एक पॉइंट है जो एक्सिस पर है, इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर P एक पॉइंट है, यानी पॉइंट P क्या है, एक्सियल पॉइंट है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। पॉइंट P की दूरी सेंटर से x है और इस लूप का रेडियस r है। कैपिटल R क्या है, इस लूप का रेडियस। तो पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये एक सर्कुलर लूप है, यह तार का बना एक वृत्ताकार लूप है जिसको मैंने बिल्कुल वर्टिकल रखा है वाई जेड प्लेन में। और इसमें कितना करंट फ्लो रहा, I। इस लूप का ये एक्सियल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P जो सेंटर से x डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस एक्सियल पॉइंट P पर क्या निकालना है, इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण क्या निकालना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हेडिंग एक बार फिर से पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए
पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट इसी लूप पर कहीं पर लेंगे। यह जो सर्कुलर लूप है इसमें बहुत सारा करंट एलिमेंट होगा, इस सर्कुलर लूप में बहुत सारा करंट एलिमेंट होगा। एक छोटा सा करंट एलिमेंट मैंने यहां पर लिया, एकदम ऊपर, एकदम टॉप पे। इस करंट एलिमेंट का लेंथ dl होगा, और इसमें चूंकि I करंट इस तरह से फ्लो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, तो वेक्टर आइडियल का डायरेक्शन इधर होगा, टेंजेंट के अलोंग आइडियल वेक्टर। यहां पर ये जो आइडियल वेक्टर होगा ये टेंजेंट के अलोंग होगा, और ये करंट एलिमेंट मैंने कहां पर लिया, इस सर्कुलर लूप के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर, यहां पर। अब इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB होगा, बहुत छोटा सा फील्ड होगा dB। तो मान लेते हैं इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है इस करंट एलिमेंट आइडियल के रिस्पेक्ट में। जरा सोचिए ये आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सर्कुलर लूप में आप कहीं पर कोई भी करंट एलिमेंट लोगे, आप यहां लो करंट एलिमेंट, चाहे यहां पर लो, यहां लो, यहां लो, पूरे लूप में कहीं भी करंट एलिमेंट लीजिएगा तो वह करंट एलिमेंट अपने पोजीशन वेक्टर R पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस बात को हम दिखा रहे हैं आपको 3D फिगर में। ये देखिए आपका ये सर्कुलर लूप है, इस लूप का रेडियस कितना है, R। यहां पर देख रहे हैं ये R है इस लूप का रेडियस। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट P है, ये एक्सियल लाइन है, ये स्टिक देख रहे हैं ये एक्सियल लाइन है, इस यहां पर ये पॉइंट P है, इसी पॉइंट पर इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर मैंने एकदम टॉप पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया आइडियल, ये आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के अलोंग, और यहां पर पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर R किधर होगा, इस तरह से, करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R कुछ इस तरह होगा। तो अब देख सकते हैं आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। इस एंगल को आप जरा देखने की कोशिश करें, आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल, ध्यान से देखिएगा। ये आइडियल वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है, ये वाला वेक्टर, और ये R वेक्टर इधर से गया है ऐसे, तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है ना। ये जो एंगल है आइडियल और R के बीच, ये वेक्टर R है, तो दोनों के बीच का जो एंगल आपको दिख रहा होगा ये 90 दिख रहा होगा। लेकिन ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये R है और ये स्मॉल r है, इसके बीच का ये एंगल 90 नहीं है। ये एंगल ट्रायंगल में देखिए ना, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप एक देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से। तो क्या ये एंगल 90 है, रुकिए एक मिनट, क्या ये एंगल 90 है, ये वाला नहीं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये वाला एंगल, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एंगल है ऊपर से देखिए, ये वाला एंगल, ये 90 है, ये देख रहे हैं, ये आइडियल है और ये पोजीशन वेक्टर R है, ये 90 पे होगा। अगर मान लो हम एक आइडियल नीचे में लेते हैं ये वाला, तो इस आइडियल का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर। नीचे में जो आइडियल दिख रहा होगा इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर। करंट तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ना, तो ऊपर जो आइडियल लिया गया उसका डायरेक्शन इधर टेंजेंट की ओर होगा आगे, और नीचे वाले आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन टेंजेंट की ओर अलोंग होगा, टेंजेंट की ओर होगा, अंदर की ओर। और ये जो पोजीशन वेक्टर R है, ये पोजीशन वेक्टर R और ये आइडियल देखिए 90 पर है। एंगल आप देख पा रहे हैं, ये जो आइडियल वेक्टर है नीचे वाला आइडियल ये वाला, और ये जो R वेक्टर है ये 90 डिग्री पे होगा। आप इसको अपने से करके देखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ऑफलाइन क्लास में ये सारी बातें ईजिली समझ में आती है, पर यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप लोग थोड़ा इमेजिन करिए।
तो आइडियल और आर, ये वेक्टर, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और यह मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे dB। ये dB इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में होगा। कैसे इस डायरेक्शन में होगा, जरा देखिए। dB का डायरेक्शन होता है आइडियल क्रॉस आर के अलोंग। तो जब आप आइडियल और आर का क्रॉस करेंगे तो ऐसे करके क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप उंगली घुमाएंगे आइडियल से आर की ओर, जब आप उंगली घुमाइएगा आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की ओर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। लेकिन ये dB वेक्टर जो होता है आइडियल क्रॉस आर, यानी आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होगा। आइडियल वेक्टर आर वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है dB वेक्टर। आप देख पा रहे हैं ये आइडियल वेक्टर है, ध्यान से देखिए, और ये पोजीशन वेक्टर आर गया हुआ है, ये पॉइंट P है, यहां पर ये आर वेक्टर और पॉइंट P, ये जहां पर ये दोनों लाइन मिल रहा है इसको हम पॉइंट P कह रहे हैं। पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहां पर देखिए ये आइडियल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। ऐसे करके उंगली घुमाइएगा तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किस प्लेन में, इस तरह का प्लेन है। ये दोनों वेक्टर के कारण ये आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर जिस प्लेन में ऐसे डाउनवर्ड ऐसे करके जा रहा है ना, स्लोपिंग की तरह, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा ये dB इस तरह से। ठीक है, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, आप देख सकते हैं ये आइडियल वेक्टर है, ये वाला आगे की ओर टेंजेंट की ओर, और ये वेक्टर आर है। तो ये जो डाउनवर्ड प्लेन ऐसे करके गया, स्लोपिंग हुआ, ये ऐसे नीचे की तरफ है प्लेन, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर किधर होगा, अपवर्ड की ओर होगा। ठीक है, ऐसे। आप लोग थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाइएगा। इस तरह का डायग्राम आप अपने हाथ में लेकर जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये वेक्टर dB हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ किसके कारण, इस करंट एलिमेंट के कारण। कहां पर हुआ, पॉइंट P पर। मान लेते हैं ये R और स्मॉल r, कैपिटल R ये रेडियस है और स्मॉल r ये पोजीशन वेक्टर है, इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज जैसा यहां पे बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल को हम थीटा माने, ये रेडियस r और पोजीशन वेक्टर स्मॉल r के बीच का एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए ये एंगल 90 है, ये क्यों 90 है जरा सोचिए। मैग्नेटिक फील्ड dB किस पर परपेंडिकुलर होता है, आइडियल पर भी परपेंडिकुलर होगा, आर वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है इस पे परपेंडिकुलर होता है dB, क्योंकि वेक्टर dB किधर होता है, वेक्टर dB का डायरेक्शन होता है आइडियल क्रॉस आर के अलोंग। तो इसका मतलब ये वेक्टर जो होगा इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस प्लेन में ये दोनों है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए ये एंगल 90 होगा, चूंकि ये वेक्टर आर और वेक्टर dB परपेंडिकुलर होता है। अब सोचो ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, जबकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। इस तीनों का सम कितना होगा, 180, जिसमें से ये बीच वाला एंगल 90 है, इसका मतलब इसका और इसका सम 90 बचा, जिसमें ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा।
अब आप इस तीनों को ऐड करिएगा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस dB का वैल्यू हम लिखते हैं। dB का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, बायो-सेवर्ट लॉ से लिख सकते हैं। करंट एलिमेंट क्या है आइडियल, एंगल कितना है आइडियल और आर, आइडियल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आइडियल साइन 90 बाय पोजीशन वेक्टर आर है तो ये आर स्क्वायर, यानी हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 91 होता है, तो साइन 91 होता है, इसीलिए ये dB का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर। ये तो हुआ इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर फील्ड का वैल्यू dB का वैल्यू मिल गया। ठीक ऐसा ही एक करंट एलिमेंट हम डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर ले सकते हैं, एकदम नीचे यहां पर, ये करंट एलिमेंट यहां पर भी ले सकते हैं आइडियल। डायमेट्रिकली अपोजिट करने का मतलब हुआ जैसे ये वाला करंट एलिमेंट और ये वाला करंट एलिमेंट को अगर हम मिला दें तो ये कौन सा लाइन पास होगा, ये डायमीटर लाइन पास होगा, जो सेंटर से पास हो रहा है ये लाइन, इसको डायमीटर कहेंगे। तो ये करंट एलिमेंट और ये करंट एलिमेंट को हम डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि डायरेक्शन देखिए ये करंट एलिमेंट आगे की ओर है और ये करंट एलिमेंट अंदर की ओर है, यानी पीछे की ओर है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी dB होगा, लेकिन नीचे की ओर होगा। ये एंगल थीटा होगा, यहां पर भी dB का वही वैल्यू आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस r सेम आएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर r है वो सेम रहेगा। अब जरा देखिए ये dB है जो x एक्सिस से थीटा एंगल पर है और नीचे वाला dB x एक्सिस से थीटा एंगल पर है। अगर इस दोनों dB को हम जोड़ें, इस दोनों मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ें, ऊपर वाला dB जो है ये ऊपर वाले करंट एलिमेंट के कारण है और नीचे वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नीचे वाले करंट एलिमेंट के कारण है। इस दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ऐड करें कंपोनेंट मेथड से तो इसका x कंपोनेंट होगा dB cos थीटा, इसका x कंपोनेंट होगा dB cos थीटा, जबकि नीचे वाले वेक्टर का y कंपोनेंट इधर आएगा dB sin थीटा और इसका y कंपोनेंट इधर आएगा dB sin थीटा, ये दोनों कैंसिल होगा। इसका मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का y कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, x कंपोनेंट ऐड हो रहा है। क्लियर है? अब जरा इमेजिन करो एक और करंट एलिमेंट हम यहां पर लेते हैं आइडियल, मान लो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड dB इधर है ऊपर की ओर, और ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक करंट एलिमेंट हम यहां पर लेते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, तो यहां पर भी जब दोनों फील्ड को हम ऐड करेंगे तो y कंपोनेंट कैंसिल होगा और x कंपोनेंट ऐड होगा। फिर इमेजिन करो एक करंट एलिमेंट मैंने यहां पर लिया और एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट लिया, तो इस दोनों करंट एलिमेंट में भी वही होगा, x कंपोनेंट ऐड होगा, y कंपोनेंट कैंसिल होगा। फिर एक करंट एलिमेंट यहां लिया और एक इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट यहां लिया, तो यहां पर भी x कंपोनेंट ऐड होगा, y कंपोनेंट कैंसिल होगा। इसका मतलब इस पूरे रिंग में, अब ध्यान से देखिएगा, समझने वाला चीज है यहां पे, ये जो रिंग है आपका सर्कुलर वायर जो है इसको रिंग भी कहा जाता है, इस पूरे वायर के आधे सरकमफिरेंस में, यानी हाफ सरकमफिरेंस में, आधे परिधि में मान लो 5 करंट एलिमेंट है, एक यहां पर है, 2 3 4 5, तो 5 करंट एलिमेंट अगर आधे सरकमफिरेंस में है तो ठीक इसका डायमेट्रिकली करंट एलिमेंट इसके बाकी आधे सरकमफिरेंस में आएगा। जैसे इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहां आ गया, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर आएगा, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर आएगा, यानी जितना करंट एलिमेंट आधे सरकमफिरेंस में होगा उतना ही करंट एलिमेंट बाकी के आधे सरकमफिरेंस में होगा और सबका एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा। ठीक है, एक तरह से हम कह रहे हैं कि जोड़ा लगा रहे हैं, पेयर, जैसे इसका पेयर ये हो गया, इसका पेयर ये हो गया, इसका पेयर ये हो गया। इस तरह से यहां जितना भी पेयर बन रहा है, मान लो 4 पेयर बन रहा है, सबका x कंपोनेंट ऐड होगा और y कंपोनेंट कैंसिल होगा, यानी सारे पेयर का अपना अपना फील्ड है। जैसे यहां पर देखो यह और यह 2 डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट है, यह दोनों क्या है, एक पेयर है, जोड़ा है।
यह दोनों जोड़ा का एक्स कंपोनेंट ऐड हो रहा है, वाई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। फिर इस करंट एलिमेंट का पेयर यहां पर है, इस दोनों का क्या हो रहा है, एक्स कंपोनेंट ऐड होगा, वाई कंपोनेंट कैंसिल होगा। इस तरह से जितना भी पेयर होगा, यानी सारे करंट एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट ऐड होगा, वाई कंपोनेंट कैंसिल होगा। तो वाई कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, यानी यहां पर जो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डीबी का करेंगे या डीबी कॉस थीटा का करेंगे, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो डीबी कॉस थीटा है। तो पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा कहां पर, पॉइंट पी पर, वो किसका इंटीग्रेशन होगा, डीबी कॉस थीटा का। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके मिलेगा, डीबी को नहीं। ऐसे जनरली हम लोग क्या रूल पढ़ते हैं कि किसी भी वायर के कारण अगर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो पहले एक करंट एलिमेंट के कारण निकाल लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर फील्ड है डीबी, तो डीबी को इंटीग्रेट करना चाहिए था, लेकिन यहां पर सिमेट्रिकल सिचुएशन है। यहां पर इस तरह की सिमेट्री है कि हर एक करंट एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है और उस दोनों का y कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, x कंपोनेंट ऐड हो रहा है। आप देखो तो इस पूरे लूप में जितने भी करंट एलिमेंट है सबका y कंपोनेंट कैंसिल होता है और x कंपोनेंट ऐड होता है। तो यहां पर नेट फील्ड किधर होगा, आगे की ओर होगा, यानी पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, क्योंकि सबका x कंपोनेंट आगे है। जब सबको जोड़िएगा तो आगे ही फील्ड आएगा। अगर सारे वेक्टर पॉजिटिव x में है तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव x में आएगा। और ये जितना भी डीबी कॉस थीटा है इसी को इंटीग्रेट करने पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बी मिलेगा। अब देखिए डीबी कॉस थीटा, पहले यहां पर डीबी का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो डीबी का वैल्यू कितना है, डीबी का वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से देखिए आप, यह जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कॉस थीटा का मान, ये थीटा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के सामने वाला साइड ये ले, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये जो आर है ये हाइपोटेनस है। तो यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, बी बाई एच, यानी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो कॉस थीटा का वैल्यू मैंने लिख दिया कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर जितना भी करंट एलिमेंट लेंगे, इस लूप में जितना भी करंट एलिमेंट लेंगे सबका पोजीशन वेक्टर आर ही रहेगा, यानी ये सारा डिस्टेंस सेम रहेगा। सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल। जैसे मान लो ये आपका लूप है और ये एक्सियल लाइन है, ये पॉइंट पी है एक्सिस पर। यहां पर लूप को मैंने हॉरिजॉन्टल करके दिखा रहा हूं। ये जो लूप है आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये एक्सियल लाइन है, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट है। यहां पर आप देखिए ये जो करंट एलिमेंट यहां पर होगा तो ये डिस्टेंस, यहां का करंट एलिमेंट ये डिस्टेंस, यहां का करंट एलिमेंट ये डिस्टेंस, यहां का करंट एलिमेंट ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां पर स्मॉल आर क्या है, कांस्टेंट, कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट। सब कांस्टेंट है, सबको बाहर निकालो, केवल डीएल अंदर रहेगा। तो सारे कुछ को बाहर निकाल दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा, आर क्यूब, और अंदर में क्या रह गया, डीएल। जरा सोचिए डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा। डीएल क्या है, एक छोटे से टुकड़े की लंबाई है। यहां पर जो डीएल आप देख रहे हो ये डीएल क्या है, इस सर्कुलर वायर के एक छोटे से टुकड़े की लंबाई है डीएल। अगर सारे डीएल को इंटीग्रेट कर दें तो इस पूरे सर्कुलर वायर का लेंथ निकलेगा, यानी इसका सरकमफेरेंस होगा, और इसका परिधि कितना होगा, 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है। तो यहां पर डीएल का इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे, म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई आर क्यूब, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। क्लियर है। तो यहां पर देखिए ये 2 पाई और ये 4 पाई, ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। ये वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर स्मॉल आर का वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, हम इसको अलग से बना के दिखाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर ये परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, कैपिटल आर,
बेस का लेंथ है एक्स और हाइपोटेनस का लेंथ है स्मॉल आर, परपेंडिकुलर कैपिटल आर, बेस एक्स, हाइपोटेनस स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर स्मॉल आर क्या है, हाइपोटेनस, तो स्मॉल आर को लिख सकते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो स्मॉल आर को हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम वही चीज करेंगे, स्मॉल आर को क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब स्मॉल आर का वैल्यू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो अगर आर का ये वैल्यू है तो आर पर पावर अगर मैं क्यूब करूं इधर, तो इधर भी क्यूब करना होगा, होल क्यूब। तो इधर क्यूब करेंगे तो आर क्यूब का वैल्यू कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर ये 1/2 इंटू 3/2 हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट करिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। यही हो गया फाइनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। ये समझने में थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार दिमाग में सेट कर लोगे ना तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सीधा डीबी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करो, डीबी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, लेकिन थीटा 90 है तो साइन 91 हो गया। इधर कॉस थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से डाल दो आर बाय आर, सब कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर, ये सॉल्व कर लो और लास्ट में स्मॉल आर का वैल्यू लिख दो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होता है और उस पर क्यूब है तो ये 3/2 पावर हो जाएगा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब जरा सोचिए, अगर यह पॉइंट P यहां पर होता तो इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से घटता, यानी इस x का वैल्यू कम होता। अगर इस बिंदु P को हम उठा के यहां पे रख दें, यहां पर एकदम यहां पर, तो x का वैल्यू और कम होगा, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये घटेगा। अगर पॉइंट P यहां पे रख दें तो सेंटर से और घट जाएगा, ये डिस्टेंस कमेगा ना, घटेगा, ये x का वैल्यू घट जाएगा। अगर पॉइंट P को हम एग्जैक्ट सेंटर पर ही डाल दें तो इस x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है किसी भी एक्सियल पॉइंट के लिए काम करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव किया ये किसी भी एक्सियल पॉइंट पे काम करेगा। तो अगर यह एक्सियल पॉइंट यहां पर हो सेंटर पर तो स्मॉल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहां से एक स्पेशल केस मिल जाएगा, इसमें आप x का वैल्यू 0 पुट करो तो पुट x बराबर 0, तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मान निकल जाएगा बी सेंटर, यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू 0 हो गया पर पावर 3/2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू, अब देखो ये 0 स्क्वायर तो ये 0 हो गया, खत्म करो, ये आर का स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल होगा तो नीचे क्या बच गया, आर क्यूब। ठीक है, अब ऊपर आर स्क्वायर है नीचे आर क्यूब है तो सॉल्व होकर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ एक आर बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, यही होगा सेंटर पर फील्ड का वैल्यू। और ये मैंने कल दिखाया था स्पेशल केस में, किसी सर्कुलर लूप में अगर आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। आप देखना कल के क्लास में स्पेशल केस में मैंने ये फॉर्मूला बताया था, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर यही फील्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज करंट है तो डाउनवर्ड। तो चलिए अभी तक तो हम समझा रहे थे, अब लिखना स्टार्ट करिए। पहले हम इंग्लिश मीडियम में लिखाएंगे फिर हिंदी मीडियम वाले को लिखाएंगे। हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप।
ये हेडिंग हो गया। ये डायग्राम आप बनाइए। यहां पर ये देख रहे हैं, ये सर्कुलर करंट लूप है, ये आगे वाला पोर्शन है फ्रंट, और ये जो डॉटेड दिखाया गया है ये पीछे का पोर्शन है बैक। ये पूरा जो लूप है ये वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। ये एक्सियल लाइन हो गया, ये पॉइंट पी एक्सियल पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये आर रेडियस ऑफ द लूप है। ये आर और ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 है। ये डी बी वैक्टर और ये आर वैक्टर परपेंडिकुलर है, तो इधर कितना एंगल बचेगा? थीटा। डीबी का दो कंपोनेंट तोड़िए, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। इस करंट एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट नीचे होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी वो नीचे की ओर होगा इस तरह से। इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीबी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट डीबी साइन थीटा। इसका मतलब इस दोनों करंट एलिमेंट का वाई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और एक्स कंपोनेंट ऐड हो रहा है। ये डीबी साइन थीटा वाई कंपोनेंट है, तो एक वाई कंपोनेंट ऊपर है, एक वाई कंपोनेंट नीचे है, तो वाई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा और एक्स कंपोनेंट ऐड हो रहा है। इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको ये करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अपवर्ड, बाहर की ओर होगा। तो पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आगे की ओर होगा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। और यहां पर किसका इंटीग्रेशन होगा? डीबी कॉस थीटा का। यानी इस सर्कुलर लूप में जितने भी करंट एलिमेंट हैं सबका वाई कंपोनेंट कैंसिल हो गया, उसको भूल जाइए। सारा का एक्स कंपोनेंट ही ऐड होगा, यानी सारे करंट एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट। तो किसी एक करंट एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा है, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रिंग के लिए। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। मान लेते हैं एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है और जिसमें आई करंट फ्लो रहा है। लेट पी बी एन एक्सियल पॉइंट, मान लेते हैं ये पी क्या है? एक्सियल पॉइंट। एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल एक्स। द लूप इज इन द वाईजेड प्लेन, ये जो सर्कुलर लूप है ये वाईजेड प्लेन में है। ये लूप बिल्कुल वर्टिकल ऐसे खड़ा रखा हुआ है। विथ इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और इस लूप का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। एनी एलिमेंट ऑफ द लूप, लूप का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, डीएल लो या आईडीएल लो, विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स पोजीशन वेक्टर आर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जगह आप काट कर लिखें पोजीशन वेक्टर, यहां पर पोजीशन वेक्टर लिखिए, पोजीशन वेक्टर आर। एनी एलिमेंट ऑफ द लूप, लूप का कोई भी करंट एलिमेंट लेंगे तो वह पोजीशन वेक्टर आर पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। कंसीडर अ करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट एम, एकदम टॉप पॉइंट एम है, यहां पर देख सकते हैं ये जो टॉप पॉइंट एम है यहां पर एक कंसीडर करने कह रहा है एक करंट एलिमेंट यहां पर, और बॉटम पॉइंट क्या है? एन, एक करंट एलिमेंट यहां पे कंसीडर करना है। द फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट इज सोन, उस टॉप एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है उसको हमने दिखाया है। एज फॉर एवरी एलिमेंट, चूंकि हर एक एलिमेंट के लिए देयर इज एन अपोजिट एलिमेंट, एक ठीक उसका अपोजिट यानी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है। सो द फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कैंसिल ईच अदर, इसीलिए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जितना कंपोनेंट होगा, यानी वाई कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है कि वो सारा क्या होगा? कैंसिल। व्हाइल अलोंग द एक्सिस, और जो एक्सिस के डायरेक्शन में है एड अप, वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द होल लूप विल बी, इसलिए पूरे लूप के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, उसका वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा। डीबी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर।
यहाँ पे साइन 90 होगा, साइन 90 1 हो जाएगा बाद में, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 90, साइन 90 बाय आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा अलग से है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर दो, इसको चाहो तो लास्ट में भी पुट कर सकते हो या अभी भी पुट कर सकते हो। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 कितना हो गया 1, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना बताया था मैंने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू मैंने लिखा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, और ये जो आर स्क्वायर है इसका वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये डिस्टेंस आर है, ये आर है और ये एक्स है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पावर 1 है, और यहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना है 1/2, तो ये 1 + 1/2 ऐड होके 3/2 हो गया, अंदर में रह गया dl, सारा कुछ कांस्टेंट है बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, अंदर में dl, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2πr, यहां तक लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो dl का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2πr, 2π और 4π कैंसिल होके यहाँ पर 2 रहेगा, तो म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसी सर्कुलर करंट लूप के एक्सियल पॉइंट P पर, जहां पर एक्सियल पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस x है, ये एक्सियल पॉइंट P की दूरी है सेंटर से, ये रेडियस ऑफ द लूप है, ये करंट फ्लोइंग इन द लूप है। स्पेशल केस व्हेन पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, अगर वह बिंदु P सेंटर पर होता तो x का मान 0 होता, अगर x का मान यहाँ 0 करके सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ नीचे r³ है ऊपर r स्क्वायर है, तो यहाँ नीचे में क्या बचेगा एक r, म्यू नॉट आई बाई 2r। फिर से समझो x को 0 करोगे तो r स्क्वायर पर 3/2 r³ r स्क्वायर बाय r³ r, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द सर्कुलर लूप इज शोन इन द फिगर। ये एक सर्कुलर करंट लूप है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मैंने क्या बताया था कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा सब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एक्सिस है, ये सेंटर से पास होने वाला ये कौन सा लाइन है एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर फील्ड हमेशा ऊपर की ओर होता है, देख रहे हैं, बाकी फील्ड टेढ़ा होगा इस तरह से, ये लाइन जाएगा, ये पूरा गोल गोल घूमते हुए यहाँ पर आकर मिलेगा, फिर ये वाला लाइन पूरा गोल गोल घूमते हुए यहाँ पर आकर मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप होता है। देख रहे हैं ये लाइन गया तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और एक्सियल लाइन पर तो हमेशा स्ट्रेट फील्ड होता है। यहाँ पर देखो फील्ड किधर है स्ट्रेट, यहाँ पर फील्ड किधर होगा स्ट्रेट, एकदम अपवर्ड होगा, लेकिन इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा टेंजेंट के अलोंग, ऐसे टेढ़ा फील्ड होगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट की अलोंग होता है, तो एक्सियल लाइन स्ट्रेट होता है, बाकी लाइन कर्व होता है, ध्यान रखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको मैंने बताया था कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को खड़ा करके करंट के अलोंग रखो,
तो ये जो फिंगर कर्ल होता है, ये जो फिंगर आपका मुड़ रहा है बाकी का 4 उंगली, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, यानी राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करिए, मोड़िए, 4 उंगली को मोड़िए, अलोंग द करेंट, करंट के अलोंग मोड़िए, देन द स्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को मोड़ने कह रहा है किधर, करंट के अलोंग। जैसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को मोड़ दीजिए करंट के अलोंग, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। तो ये जो थंब आएगा, ये थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, फील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ये डायग्राम हो गया, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार हिंदी में हम पढ़ देते हैं। माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या r है से धारा I प्रवाहित हो रही है। माना P एक एक्सियल पॉइंट है, यानी अक्षीय बिंदु है, जो केंद्र से x दूरी पर स्थित है। यहां वृत्ताकार लूप yz तल में है और इसका अक्ष x एक्सिस के अनुदिश है, यानी उसी की दिशा में है। वृत्ताकार लूप का कोई भी धारा अवयव यानी करंट एलिमेंट स्थिति सदिश R पर लंब होगा। सर्कुलर करंट लूप का कोई भी जो एलिमेंट होगा वो पोजीशन वेक्टर R पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। माना बिंदु M पर एक करंट एलिमेंट आइडियल है। बिंदु P पर इस करंट एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB दर्शाया गया है। चूंकि प्रत्येक धारा अवयव के लिए एक विपरीत अवयव है, इसलिए x अक्ष के लंबवत घटक कट जाते हैं, जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर घटक यानी कंपोनेंट हैं वो कट जाते हैं, जबकि x अक्ष के अनुदिश वाले कंपोनेंट यानी x एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है dB cos थीटा वो जुट जाते हैं। अतः बिंदु P पर पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो B बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन dB cos थीटा। ये पूरा कैलकुलेशन अभी मैंने समझा दिया है, आप इसको लिख लें। अब देखिए विशेष स्थिति यानी स्पेशल केस, जब बिंदु P लूप के अक्ष पर होगा तो x का मान 0 होगा। x का मान 0 यहां डालिएगा इस जनरल फॉर्मूला में, तो आपको ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान मिल जाएगा। वृत्ताकार लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चित्र में दर्शाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जाती है। यह नियम इस प्रकार है, दाएं हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ने पर यह करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो चारों उंगली है वो करंट के डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। यह थंब किस डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यही है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द स्ट्रेच्ड थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए आपको आज का क्लास हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन निराश मत होइएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, इसको ऑफलाइन क्लास में हम और बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाते और आपको दिखा पाते सही से, एक एक पार्ट को हम तोड़ के दिखाते, लेकिन मजबूरी है ऑनलाइन पढ़ाना। तो चलिए आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आप मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।